हेलो। हेलो। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एनसीईआरटी के सेगमेंट में। और इस सेगमेंट में हम आज और कल मुगल साम्राज्य की बात करेंगे। मुगल एम्पायर को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री धीरे धीरे इसका जो महत्व है वो कम हो रहा है फिलहाल एग्जाम में। कल एमपीपीएससी का नया सिलेबस आया है और अब एमपीपीएससी भारत की सबसे कठिन पीएससी बन चुकी है, क्योंकि जब आप उसका सिलेबस देखेंगे तो इस बात का एहसास आपको ज़रूर होगा। तो उसमें भी आप देखेंगे कि एंशंट हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ा दिया है। एंशंट हिस्ट्री का बहुत वेटेज बढ़ा दिया है, बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल दी हैं। जबकि मिडाइवल और मॉडर्न, इवन मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज भी कम किया गया है। ठीक। तो धीरे धीरे ये चीज़ हमें देखने मिल रही है। अब उसके कारण जो कुछ भी हो वो अलग चीज़ें हैं, पर फिलहाल हम ये जान रहे हैं कि मिडाइवल फिलहाल एक दो सालों में कुछ बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करने वाली। लेकिन पढ़ना इसको पड़ेगा, पूरी तरीके से पढ़ना होगा, जानकारी रखनी होगी, क्योंकि अगर इक्का दुक्का प्रश्न भी आते हैं तो कम से कम हम उनकी तैयारी कर सकें, उनके जवाब हम दे सकें। तो आज की इस क्लास में हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। आज और कल दो कक्षाओं में मुगलों के बारे में हमें चर्चा करनी है। अब मुगलों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह भी विदेश से आए हुए आक्रांता थे। बाबर मध्य एशिया से आया हुआ था और फिर उसने भारत में आकर के न सिर्फ एक साम्राज्य पर अधिकार स्थापित किया, बल्कि यहीं पर वो शासन भी करने लगा, यहीं पर वो रूल भी करने लगा और इस तरह मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अब कल की क्लास में हमने ये देखा था कि जो इब्राहिम लोदी है, जो दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का अंतिम शासक होता है, उसके साथ पानीपत का युद्ध होता है बाबर का। बाबर की सेना बहुत कम है, लेकिन चूंकि इफेक्टिव है, उसके पास अच्छा तोपखाना है, तुलगमा पद्धति का प्रयोग कर रहा है, तो वह युद्ध को जीत जाएगा। वो जो बैटल है वो उसे जीत जाता है और जैसे ही वो युद्ध को जीतेगा वो भारत में ही रुकने का निर्णय लेता है और भारत में रुकने के बाद वह मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। अब इसमें आप समझ लें कि हमें किन शासकों की चर्चा करनी है। तो हम पहले बाबर की चर्चा करेंगे, उसके बाद हुमायूं जो कि उसका बेटा है, अकबर जो कि हुमायूं का बेटा है, जहांगीर जो कि अकबर का बेटा है, फिर शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब, और सबसे अंतिम जो शासक होगा वो बहादुर शाह जफर द्वितीय होगा, जिसे 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार करके म्यांमार ले जाएंगे, बर्मा ले जाएंगे और वहीं पर जेल में उसकी मृत्यु हो जाएगी। जबकि बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को फांसी की सजा दे दी जाएगी, उन दोनों को समाप्त कर दिया जाएगा। तो मुगलों की शुरुआत जो है वो 1526 में होगी और इनका जो अंत है वो 1857 में होगा। लेकिन दोस्तों, इसमें भी दो अलग अलग बातें हैं। एक जो चरण है, जो 1526 से लेकर के 1707 तक का चरण है, इसे कहा जाता है मुगल उत्कर्ष का समय। इस समय मुगल बहुत ज्यादा पावरफुल रहेंगे और वो पूरे इंडिया को डोमिनेट करेंगे, क्योंकि इस समय बहुत प्रभावशाली शासक देखने के लिए मिलते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये जो पीरियड आपको देखने मिल रहा है लगभग 200 सालों का है ना। तो ये 200 सालों का जो पीरियड आपको यहाँ देखने मिल रहा है, इसमें मुगल इंडिया पर डोमिनेंस एस्टेब्लिश करेंगे।
लेकिन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो 1707 से 1857 तक का पीरियड है, ये मुगलों का बहुत ही कमजोर पक्ष है। इसमें मुगल नाम मात्र के शासक बन के रहेंगे। और मुख्य रूप से मैं ये भी कह सकता हूं कि चलो 1707 तक ना जाए, 1764 के बाद मुगल नाम मात्र के शासक बन गए। क्योंकि हमने आगे जाकर के हम देखेंगे, जब हम प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे, बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, कि 1764 के बाद 1765 में एक संधि होती है और इस संधि को इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो मुगल सम्राट है शाह आलम द्वितीय, वह अंग्रेजों का पेंशनर बन जाएगा। मतलब मुगल सम्राट अंग्रेजों की पेंशन पर जिंदा रहेगा। तो 1707 तक ही आपको मुगल उत्कर्ष देखने मिलता है। 1707 के बाद इनका पतन शुरू होता है और 65 में ये अत्यधिक कमजोर हो जाते हैं और ये अंग्रेजों के पेंशनर बादशाह बन करके शासन करते हैं। तो महत्व नहीं रहेगा। तो महत्व इस शासन का है कि 1526 से 1707 के बीच में आखिर मुगलों ने किस प्रकार की नीतियों को अपनाया है, किस प्रकार की पॉलिसीज को फॉलो किया है, हमें इस बात का अध्ययन करना है। तो हमें इनकी राजनीति को भी समझना है और फिर हमें इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को भी समझना है, हमें इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी समझना है। तो बहुत ध्यान देंगे चीज़ों पर, समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बाबर से। तो देखिए, मध्य एशिया में तैमूर लंग ने एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य बनाया था, एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था। अब तैमूर लंग की चर्चा हमने करी थी जब तुगलक वंश का शासन चल रहा था। तो तुगलक वंश के शासन के अंतिम में आप देखें कि तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था और खिज्र खान ने तैमूर लंग की मदद की थी। तो खुश होकर के तैमूर लंग ने खिज्र खान को दिल्ली सल्तनत का शासक बना दिया था और उसने सैयद वंश की स्थापना की थी। तो तैमूर लंग एक बहुत ही पावरफुल रूलर है जो कि मध्य एशिया में शासन कर रहा है, जो कि सेंट्रल एशिया में रूल करता था। तो मध्य एशिया में इसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया था, इसने एक बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया था। पर जैसे ही तैमूर लंग की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो उत्तराधिकारी आए, उसके जो भी सक्सेसर आए, वो इतने ज्यादा काबिल नहीं थे, वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे। तो मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। जो मुगल एम्पायर है उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। अब डिक्लाइन कैसे हुआ? तो पूर्वी ईरान में सफवी वंश की स्थापना हुई, पश्चिमी ईरान में ऑटोमन वंश की स्थापना हुई और मध्य एशिया में उज्बेक वंश की स्थापना हुई और इसी का फरगना का शासक था बाबर। अब ये जो ऑटोमन एम्पायर है, ये याद रखिएगा, जब हम मंडे के ट्यूसडे से आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ रहे होंगे तो वहां पहली क्लास में ही मैं ऑटोमन एम्पायर की बात करूंगा कि यूरोपीय कंपनियां भारत क्यों आई। तो इसका बहुत बड़ा कारण था ऑटोमन एम्पायर के द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार करना, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करना। कहानी क्या है उसको हम आगे समझ रहे होंगे। तो जब तैमूर लंग का शासन इन तीन क्षेत्रों में बट गया, अर्थात पूर्वी ईरान, पश्चिमी ईरान और मध्य एशिया में, तब बाबर जो है उस फरगना नाम की जगह का शासक हुआ करता था, ऑक्सियाना या उज्बेक वंश के अंतर्गत। अब हम आगे देखें कि जो मुगल हैं ये सुन्नी मुसलमान थे और ये तुर्की की चगताई शाखा से संबंधित थे। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कि जो मुगल हैं उनका ओरिजिन क्या है। तो ये टर्किश ओरिजिन के हैं, ये भी तुर्की मुसलमान हैं। तो अभी तक आप देखें लगातार कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद आपको बड़े पैमाने पर कोई भी अरबी आक्रांता भारत में नहीं दिखा है। गजनवी की बात कर लें, गौरी की बात कर लें, ठीक है, फिर इसके बाद आप बाबर की बात कर लें, ये सब तुर्की मुसलमान हैं और ये तुर्की की चगताई शाखा से संबंधित है। ये तुर्की मुसलमानों में या उसमें जो एक ब्रांच है, चगताई ब्रांच से जुड़ा हुआ है और इसने बादशाह शब्द का इस्तेमाल किया। पहली बार आपको शासक के आगे बादशाह शब्द देखने मिलेगा। दिल्ली सल्तनत
में जितने भी लोगों ने शासन किया वो अपने नाम के आगे सुल्तान लगाते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान नहीं लगाया था। सुल्तान लगाने वाला पहला व्यक्ति इल्तुतमिश था। लेकिन मुगल जितने भी राजा रहेंगे वो अपने नाम के आगे बादशाह लगाएंगे, मुगल बादशाह। ठीक है, तो ये नाम देखने के लिए मिलता है। तो अब हम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर या बाबर की चर्चा करते हैं, जिसने 1526 में भारत पर अटैक किया और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, बाबर जो है वो मुगल वंश का संस्थापक है और इसका जन्म फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख है जो कि तैमूर के वंशज रहे हैं, और माता का नाम कुतलुग खानम है जो चंगेज खां की फैमिली से आती हैं। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दुनिया के दो सबसे क्रूर शासक, एक तैमूर लंग और दूसरा चंगेज खान, दोनों के वंश से जुड़ा हुआ है बाबर। लेकिन बाबर कभी भी अपने आप को चंगेज खान से नहीं जोड़ता था। कारण यह है दोस्तों कि जैसा हमने बताया कि चंगेज खान वॉज एक्सट्रीमली बार्बरिक, चंगेज खान वॉज एक्सट्रीमली ब्रूटल। तो ये नहीं चाहता था बाबर कि मेरा नाम चंगेज खान के साथ जुड़े, क्योंकि वो उस तरह का शासक नहीं बनना चाहता था। देखो, तैमूर लंग भी एक आक्रांता है, वो भी एक इन्वेडर है, बट ही इज नॉट एज ब्रूटल एज चंगेज खान वॉज। तैमूर ने बहुत से ऐसे काम भी किए हैं जिसकी वजह से उसका नाम भी है, बट चंगेज खान ने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो पिता उमर शेख की ओर से वह तैमूर का वंशज था और माता कुतलुग खानम की ओर से वह चंगेज खान का वंशज था। आगे बढ़ें, उसने 4 उपाधियां धारण की थीं, 4 अलग अलग टाइटल उसने लिए थे। एक गाजी, और गाजी की उपाधि उसने खानवा के युद्ध के बाद धारण की। मिर्जा, बादशाह और कलंदर की उपाधि जो उसने पानीपत के युद्ध के बाद ली थी। बाबर एक ऐसा शासक है जिसने अपनी आत्मकथा अर्थात ऑटोबायोग्राफी लिखी है, और बाबर की आत्मकथा का नाम तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा है, जो उसने तुर्की भाषा में लिखी है। अब याद रखें, फिरोज शाह तुगलक ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी फुतुह ए फिरोज शाही के नाम से। ठीक इसी तरह जो बाबर है, इसने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, और इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी है। तुजुक ए बाबरी। अब ये आपको समझना होगा कि जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया 1526 के आसपास, जब इंडिया पर ये आक्रमण कर रहा है, तो उस समय भारत पर किसका शासन है? तो हम जानते हैं कि उस समय दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश का शासन है, और लोदी वंश के तहत यहाँ इब्राहिम लोदी शासन कर रहा है। दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य है, वहां पर भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर और विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक राजा कृष्णदेव राय का शासन है। ठीक है, राजा कृष्णदेव राय का शासन है, और कृष्णदेव राय के बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनसे शक्तिशाली शासक इस समय भारत में और कोई नहीं है। ठीक है, राणा सांगा की भी उन्होंने तारीफ की है, पर उनके बारे में लिखा है कि उनसे शक्तिशाली शासक अभी भारत में और कोई भी नहीं है। मालवा में महमूद शाह द्वितीय का शासन है, मेवाड़ में राणा सांगा शासन कर रहे हैं और ये भी बहुत शक्तिशाली हैं, और बंगाल में नुसरत शाह का शासन है। ठीक है, तो 2 बहुत शक्तिशाली शासक भारत में हैं, विजयनगर में कृष्णदेव राय और मेवाड़ में राजा सांगा। तो जब बाबर भारत पर अटैक करेगा तो उन्हें इन लोगों का सामना करना पड़ेगा, इन सभी लोगों का सामना उसे इस समय करना पड़ेगा। अब उसके प्रारंभिक युद्ध देखिए बाबर के। तो बाबर ने 1501 में सर ए पुल का युद्ध लड़ा था, और ये अफगानिस्तान में हुआ था। और ये जो युद्ध है दोस्तों, बाबर और उज्बेक शासक सैवानी खान के बीच में हुआ था। बाबर इस युद्ध में हार गया। हालांकि बाद में 1504 में उसने कैसे भी करके काबुल पर अधिकार कर लिया। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, या 5 बड़े युद्ध बाबर ने भारत में आकर के लड़े थे। सबसे पहले 1519 में
यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध उसने अभियान किया था। अब ये जो यूसुफ जाई जाति के लोग हैं, ये पेशावर के पास शासन किया करते थे। तो अफगानिस्तान से इसकी सीमाएं लगी हुई हैं और बाबर इस समय काबुल पर अधिकार कर रहा है। तो सबसे पहला उसका जो सामना हुआ वो यूसुफ जाई जाति के लोगों से हुआ और उसने उसको हरा दिया। पांचवा जो आक्रमण है वो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध है। और पानीपत का जो पहला युद्ध है, हम जान रहे हैं कि पानीपत का पहला युद्ध बाबर और दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। पानीपत के युद्ध के कुछ कारण थे कि भारत क्यों आया बाबर, ऐसी क्या चीजें थी कि उसे भारत आने पर मजबूर होना पड़ा। देखो, इसका सबसे पहला कारण था कि बाबर की पश्चिम और मध्य एशिया में असफलता। बाबर बहुत कोशिश कर रहा था कि वो दोबारा से अपनी हारी हुई चीजों को जीत ले, उज्बेकों को हरा दे, और वो कई बार उनसे युद्ध कर चुका था मध्य एशिया में। लेकिन जितने बार भी उसने सेंट्रल एशिया में युद्ध किया, जितने बार भी उसने मध्य एशिया में युद्ध किया, उसमें उसकी हार हुई, वो उसमें हार गया। तो अब उसे पता था कि वो इस ओर तो नहीं बढ़ सकता, यहाँ के रास्ते उसके लिए बंद हो गए हैं। तो अब उसके पास ऑप्शन था कि वो भारत की ओर आगे बढ़े। दूसरी चीज, वो काबुल पर शासन कर रहा था और काबुल के आसपास के कुछ क्षेत्रों पर वो शासन कर रहा था। बहुत ही विषम परिस्थितियां, अनुपजाऊ जमीन है, वहां पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, तो गरीबी बहुत ज्यादा। क्लियर। तो बाबर इस क्षेत्र पर शासन करके कभी भी एक महान शासक तो नहीं बन सकता था, एक बड़ा रूलर नहीं बन सकता था। फिर भारत में, एक्चुअल में वो भारत इतनी जल्दी आने वाला नहीं था, लेकिन भारत के लोगों ने ही, इंक्लूडिंग राणा सांगा, बाबर को इनवाइट करते हैं कि तुम भारत आओ। और भारत में इस समय दिल्ली सल्तनत बहुत कमजोर हो चुकी है, ऐसी जानकारी बाबर तक पहुंच रही है। दिल्ली सल्तनत बहुत कमजोर हो चुकी है, इब्राहिम लोदी कोई पावरफुल रूलर नहीं है, तुम आओ, हम सब तुम्हारा सपोर्ट करेंगे और अपन मिलकर के इब्राहिम लोदी को हरा देंगे। अब ये सब मिलकर के ये सोच रहे थे, दौलत खान लोधी भी उसमें शामिल है, राणा सांगा भी शामिल है, एक दो लोग और शामिल है। ये सब ये सोच रहे थे कि तैमूर लंग, गजनवी, गौरी की तरह बाबर भारत आएगा, भारत आएगा, पैसा लूटेगा और ये वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर पैसा लूट के करता क्या? गौरी और गजनवी के पास तो एक चीज थी कि वो पैसा लूटेंगे और मध्य एशिया में विस्तार करेंगे। लेकिन बाबर पैसा लूट के क्या करेगा? क्योंकि वो जान रहा है वो कितना भी प्रयास कर ले, वो यहां नहीं जीतने वाला, क्योंकि अभी मध्य एशिया में बहुत शक्तिशाली शासक है। और काबुल का विकास करके वो क्या करता? तो बाबर के दिमाग में बड़ा क्लियर था कि ठीक है, हम तुम्हें बताएंगे नहीं, लेकिन हम इसीलिए आ रहे हैं कि हम यहाँ पर शासन करने लग जाएंगे, हम यहाँ पर रूल करने लग जाएंगे। और बाबर ने यही किया। जैसे ही वो पानीपत का युद्ध जीता, उसने ये निर्णय लिया कि अब वो भारत में शासन करेगा, अब वो इंडिया में रूल करेगा। और सबकी मंशाओं पर पानी फिर गया। जितने भी लोगों ने सोचा था कि यार अब हमारे जीवन में सुख शांति आएगी, हम अब जाकर के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो ना सका, ये संभव नहीं हो सका। ठीक, तो ये चीजें हैं। अब उसके और युद्ध समझ लीजिए। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1556 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। यही पूरे युद्ध याद करना है आपको। खानवा का जो युद्ध है वो 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। ये युद्ध पानीपत से भी ज्यादा जरूरी है। उस समय इब्राहिम लोधी से ज्यादा शक्तिशाली है राणा सांगा, और कहा जाता है कि बाबर की जो सेनाएं हैं वो इस युद्ध को लड़ने से डर रही थी। तभी बाबर ने जिहाद का नारा दिया, उसने काफिरों का नारा दिया कि हमें काफिरों को हराना है। और जिहाद का नारा देकर के, काफिरों का नारा देकर के उसने खानवा का युद्ध लड़ा। और खानवा के युद्ध की विजय के बाद ही उसने गाजी की उपाधि धारण की, क्योंकि वो इस युद्ध को, ये युद्ध उसके लिए सबसे बड़ा है, इस युद्ध से बड़ा कुछ नहीं है। तो खानवा की जीत के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। तो बैटल ऑफ खानवा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर 28 में उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा, ये मैदनी राय और बाबर के बीच में हुआ। और
6 मई 1529 को उसने घाघरा का युद्ध लड़ा जो अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें कहा जाता है बाबर की जीत हुई, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इसमें बाबर क्लियरली नहीं जीता था और यह युद्ध अनिर्णायक रहा था। हाँ, बाबर के पक्ष में जरूर चीजें झुकी थी, लेकिन अफगानों का पतन नहीं हुआ इंडिया से। और जो अफगान है वही अफगान आगे जा करके बीच में बाबर के जो उत्तराधिकारी है हुमायूं, उसको बहुत परेशान करने वाले हैं। तो बाबर जब भारत आया तो उसे भारत पर शासन करने के लिए ये 4 प्रमुख युद्ध लड़ने पड़े। सबसे पहले पानीपत का युद्ध, जो कि इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट लड़ा गया। फिर खानवा का युद्ध, जो राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया। चंदेरी का युद्ध, जो मैदिनी राय के विरुद्ध लड़ा गया। और घाघरा का युद्ध, जो अफगानों के विरुद्ध लड़ा गया। और डेट बड़ी क्लियर है, 1526, 27, 28 और 29। एक साल में एक युद्ध की नीति बाबर अपना रहा है। और आने के कारण भी मैंने आपको बता दिए कि क्या रीजन थे कि बाबर फोर्स हुआ इंडिया आने के लिए। आगे बढ़ें, अगली चीजें। इसके बाद 26 दिसंबर 1530 को आगरा में ही बाबर की मृत्यु हो जाती है। शुरुआत में इसे आगरा में ही दफनाया गया था, लेकिन बाद में फिर इसकी पत्नी मुबारक यूसुफ जई ने इसको काबुल में दफना दिया था। शुरुआत में इसे आगरा में ही दफनाया गया था, लेकिन बाद में इसकी कब्र को दोबारा खोदा गया और इसकी डेथ बॉडी को काबुल ले जाकर के दफनाया गया, क्योंकि बाबर की यह अंतिम इच्छा थी कि जहां पर उसने अपना अधिकांश समय बिताया है वहीं पर उसका क्रिमेशन हो। ठीक है, इसके बाद कुछ अन्य तथ्य समझें बाबर के बारे में। तो बाबर ने अपनी मातृभाषा, बाबर की जो मातृभाषा है वो तुर्की है, और तुर्की भाषा में ही उसने बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी को लिखा है, जो कि बाबर की आत्मकथा है। तुजुक ए बाबरी का बाद में फारसी अनुवाद किया गया, और इसका जो पर्शियन ट्रांसलेशन है दोस्तों, वो पायदा खां और अब्दुल रहीम खाने खाना ने अकबर के शासनकाल में किया था। बाबरनामा में 4 बाग योजना का वर्णन किया गया है, जो बाद में अकबर ने अपनाई। ये जो 4 बाग का कंसेप्ट होता है ना, कि यहाँ पर देखिए एक, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इसी को 4 बाग बोलते हैं। तो माना जाता है कि इसका कंसेप्ट बाबरनामा में बाबर ने दिया था और अकबर ने बाद में इसे इम्प्लीमेंट किया था। तो आज भी भारत में आप देखिए 4 बाग योजना कितनी प्रसिद्ध है। हम एक जगह में इस तरह से चीजों को बांटते हैं कि वो गार्डन 4 भागों में दिखाई दे, वो 4 अलग अलग पार्ट में दिखाई दे। यह भी माना जाता है कि बाबर ने एक पद्य शैली को जन्म दिया था और उसका नाम है मुबइयान। तो मुबइयान नाम की पद्य शैली का जन्मदाता भी बाबर है, और खान ए बाबरी व दीवान की रचना की गई थी। अगला, उसके गवर्नर मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये याद रखिएगा, चर्चा में है। गवर्नर मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। सूफी संत ख्वाजा उब्दुल्ला अहरार का ये शिष्य था। सड़क मापने के लिए उसने गज ए बाबरी नामक इकाई अपनाई थी। कुषाण के बाद पहली बार काबुल व कांधार भारत का हिस्सा थे और इसका उत्तराधिकारी हुमायूं था। अब देखो ये बात भी इंटरेस्टिंग है, कुषाण वो अंतिम शासक है जिसके शासनकाल में काबुल और कांधार पर किसी भारतीय शासक का अधिकार है। उसके बाद कोई भी भारतीय शासक उस क्षेत्र पर अधिकार नहीं कर पाया। आप सोच के देखिए इस बात को कि कुषाण वॉज द लास्ट रूलर। उसके बाद कोई भी भारतीय शासक काबुल पर अधिकार नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। पर अब बाबर इतने सालों के बाद, कुषाण के शासन के इतने सालों के बाद, लगभग 1500 सालों के बाद, बाबर अगला भारतीय शासक है जिसके शासनकाल में फिर से काबुल और कांधार भारत का हिस्सा बनेगा। और इसका कारण यह है कि बाबर काबुल का ही शासक था। तो जब उसने भारत में अपने शासन की स्थापना की तो वो मुख्य रूप से काबुल में उसके साम्राज्य का विस्तार ही था, काबुल में उसके एम्पायर का एक्सपेंशन ही था। इसमें देखिए आपको प्लासी दिखेगा, कलकत्ता दिखेगा, इन सब पर मुगल शासन है, ये सब। ठीक है, ये सब पर मुगल शासन है। ये 1605 तक है और ये औरंगजेब के शासनकाल में। तो एक समय मुगल साम्राज्य, आप देखें दोस्तों कि काबुल से लेकर के बंगाल, बंगाल से लेकर के मैसूर,
इन पूरे क्षेत्रों में फैला हुआ है, पूरे क्षेत्रों में। और फिर यहाँ सफाविद वंश है जो मैंने आपको बताया था। कांधार आ रहा है, काबुल आ रहा है, गजनी आ रहा है, पेशावर है, कश्मीर है, लाहौर, ये पानीपत है, दिल्ली के जस्ट ऊपर आप देख पाएंगे कि आपको पानीपत का क्षेत्र मिलेगा। ये देखिए पानीपत, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा, लखनऊ, पटना, प्लासी, कलकत्ता, ये बॉम्बे, बीजापुर, गोवा, मैसूर, मद्रास, ये सब एक समय मुगलों के शासनकाल का हिस्सा बनेगा। और 1707 के आसपास ये अपने पीक पर होगा जब औरंगजेब मुगल शासक बनेगा, जब औरंगजेब मुगलों का रूलर बनेगा। ठीक है, तो ये बाबर से संबंधित कुछ बातें हैं। एक सेकेंड रुकेंगे, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे। हेलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 1530 से लेकर के 1556 तक इसने शासन किया है और इसका भी शासनकाल बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। देखो, हुमायूं बाबर की उत्तराधिकार को पहले संभालता है, फिर शेरशाह नाम का एक व्यक्ति आएगा जो हुमायूं को उसके तख्त से अलग कर देगा। फिर हुमायूं लगभग 10-12 सालों तक भटकता रहेगा और वो दोबारा से अपनी पावर को रीगेन करने की कोशिश करेगा और फिर वो भारत पर दोबारा आक्रमण करेगा और फिर उसका अधिकार होगा। और इसमें भी हुमायूं की आखिरी में मृत्यु हो जाएगी। अंततः अकबर को युद्ध लड़ना पड़ेगा हैमू के साथ और उस युद्ध के बाद फिर से भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी। तो ये फेज बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बीच में आपको देखने के लिए मिल रहा है कि इस फेज में ये चीज देखने के लिए मिलेगी कि कुछ समय के लिए मुगलों की सत्ता भारत से अलग हो जाएगी और मुगलों के स्थान पर सूर शासक शेर शाह सूरी का शासन स्थापित होगा। और शेर शाह सूरी का शासन प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। तो हुमायूं ने क्या किया, आइए इस बात को जरा हम समझते हैं। तो 29 दिसंबर 1530 को यह मुगल साम्राज्य का बादशाह बनता है। इसे इससे पहले बगदशाह नाम की जगह का यह सूबेदार था। देखिए, बाबर के 4 बेटे हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। अब बाबर ने हुमायूं से मरते समय ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद तुम सभी भाइयों में अपना ये साम्राज्य बांट दो, जैसा कि हमारे यहाँ पर परंपरा रही है। एंड माना जाता है कि हुमायूं एक बहुत अच्छा पुत्र था, एक बहुत अच्छा भाई था। तो जैसा बाबर ने चाहा था, तो बाबर की मृत्यु के बाद उसने पूरे मुगल साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, उसने कामरान को काबुल, कांधार और पंजाब का क्षेत्र दिया, अस्करी को संभल का क्षेत्र दिया और हिंदाल को
अलवर का क्षेत्र दिया। हालांकि इतिहासकारों का कहना है कि यह हुमायूं की एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि अभी मुगल साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ था और आपने स्थापित होने से पहले ही उसका विभाजन कर दिया, जिससे मुगल साम्राज्य की शक्ति में कमी आ गई, जिससे मुगल एम्पायर की जो पावर है उसमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है। हुमायूं ने दीन पनाह नाम के एक नगर की स्थापना भी की थी और ये ज्योतिष में विश्वास रखता था और ये हर 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। ये 7 दिन में 7 अलग अलग रंग के कपड़े भी पहनता था। ठीक है, आगे चलें। हुमायूं को बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़े। 1531 में उसे कालिंजर का युद्ध लड़ना पड़ा प्रताप रुद्रदेव के साथ। 1532 में उसे दौरा का युद्ध लड़ना पड़ा अफगान शासक महमूद लोदी के साथ। 1532 में ही उसे चुनार का युद्ध लड़ना पड़ा शेर शाह सूरी के विरुद्ध। 1535 से 36 तक वह गुजरात के शासक बहादुर शाह से संघर्ष करता रहा और बाद में बहादुर शाह जाकर के दोस्तों पुर्तगालियों से मिल गया, लेकिन पुर्तगालियों ने उसकी हत्या कर दी। तो गुजरात के शासक बहादुर शाह से एक लंबा संघर्ष चलेगा। ये इतना पीछा करेगा कि बहादुर शाह जाकर के पुर्तगालियों के पास गया और पुर्तगालियों ने उसकी हत्या कर दी। जून 1539 में चौसा का युद्ध होगा और मई 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होगा। इन दोनों युद्धों में वो हार जाएगा और दोस्तों यहां पर चौसा और कन्नौज का युद्ध हारने के बाद शेर खान जो है या शेर शाह सूरी जो है वह मुगल साम्राज्य की जगह सूर साम्राज्य की स्थापना करेगा। फिर दोस्तों याद रखें, रिटर्न होगा, वापस से वो अंदर आएगा और मई 1555, देखिए 15 साल का समय वो सिर्फ निर्वात में गुजार रहा है। 15 साल वो तैयारी करेगा कि दोबारा से कैसे मैं मुगल साम्राज्य को प्राप्त कर लूं। तो मई 1555 जब तक शेर शाह सूरी की मृत्यु हो चुकी है, तो मई 1555 में वो मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ेगा और अफगान सरदार नसीम खान को हरा देगा। फिर जून 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ेगा और शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी सिकंदर सूरी को हरा देगा और एक बार फिर भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी। हालांकि इसमें अकबर का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि अकबर को भी एक युद्ध हैमू के साथ लड़ना पड़ेगा, तब उसे दिल्ली की सल्तनत मिलेगी। तो ये उसके प्रमुख युद्ध हैं। शुरुआत में आप देखें 1531 से 40 तक वो लगातार युद्ध में उलझा है और चौसा और बिलगाम का युद्ध हारने के बाद उसके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। वह भाग गया और अपनी जान बचा करके 15 सालों में उसने अपने आप को बिल्ट किया और बिल्ट करने के बाद मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध लड़ा और जिसमें उसकी जीत हो जाती है। तो ये उसके प्रमुख युद्ध हैं, ये उसके इंपॉर्टेंट बैटल हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम मृत्यु की बात कर लेते हैं, किसकी मृत्यु कैसे हुई, डेथ कैसे हुई। तो दोस्तों जनवरी 1556 में दीन पनाह भवन, दीन पनाह नगर जो उसने बनाया था, उसमें पुस्तकालय से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हुई। इसे इसकी वाइफ हाजी बेगम ने दिल्ली में दफनाया और उत्तर भारत की वास्तुकला में एक पहली बार गुंबद या बड़े पैमाने पर हमें गुंबद देखने के लिए मिलता है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की रचना है जिसे हुमायूं की बायोग्राफी माना जाता है। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लैन पूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। और यही देखने के लिए मिलता है हमें हुमायूं के जीवन में। तो अब हम अकबर की बात नहीं करेंगे, हम अकबर से पहले शेर शाह सूरी की बात करेंगे। जैसा मैंने कहा कि एक गैप आपको देखने के लिए मिलता है बिटवीन हुमायूं एंड द अकबर, ठीक है, कि शेर शाह सूरी शासन करेगा और सूर्यवंश में शेर शाह का शासन होगा, फिर इस्लाम शाह का शासन होगा, फिरोज शाह का शासन होगा और मोहम्मद शाह का शासन होगा। लेकिन इसमें शेर शाह सूरी ही इंपॉर्टेंट है। तो 67 वर्ष की आयु में 1540 में दिल्ली में इसने सूर्यवंश की स्थापना की और इसका जन्म 1472 में जौनपुर में हुआ था और इसके बचपन का नाम फरीद था। इसके पिता जो हैं वो सासाराम के जमींदार थे। इसने इसको बिहार के सूबेदार बहार
खां लोहानी के द्वारा शेर खान की उपाधि दी गई थी, हजरत आला की उपाधि धारण की थी, और यह उपाधि इसने चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि भी धारण की थी। अच्छा, इसकी कहानी है, यह माना जाता है कि ये जो फरीद है, एक बार बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहां पर गया, और ऐसा लिखा है अलग अलग किताबों में कि इसने चूंकि एक शेर को युद्ध में हरा दिया था, इसी बात से खुश होकर के बहार खां लोहानी ने इसे शेर खान की उपाधि दी थी। और जब इसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया, तब इसने शेर शाह की उपाधि धारण की, शेर शाह का टाइटल लिया। इसकी मृत्यु 1545 में कालिंजर अभियान के तहत हुई, जब शासक कीरत सिंह के विरुद्ध यह अभियान कर रहा था। उक्का नाम का यंत्र आकर के इसको लग गया, और इसका जो मकबरा है वो बिहार के सासाराम में बनाया गया है, जो हिंद और ईरानी सैनी का समन्वय है। इस तरह इसका मकबरा दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके प्रमुख युद्ध हम पढ़ चुके हैं, तो वो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शेर शाह सूरी को जाना जाता है आर्थिक सुधारों के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए। शेर शाह सूरी ने बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार किए, बड़े पैमाने पर इसने प्रशासनिक सुधार किए, और इसी बात के लिए शेर शाह सूरी को जाना जाता है। सर, क्या सुधार किए? सबसे पहले उसने भू राजस्व सुधार किए। अब भू राजस्व सुधार उस समय सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 1947 से पहले तक भारत में किसी भी राज्य की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत था वो भू राजस्व था। ये हमने पुराने, जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे तब भी हमने ये बात देखी है, एंशिएंट हिस्ट्री में भी हमने ये बात देखी है कि सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या था? लैंड रेवेन्यू था, अर्थात भू राजस्व है। ठीक है, तो अगर कोई शासक अपनी आय को बढ़ाना चाहता है, अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना चाहता है, तो उसे लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म करने पड़ेंगे। और जब एक राज्य की आय बढ़ जाएगी, जब एक स्टेट की इनकम बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि उसका मिलिट्री पावर भी बढ़ेगा, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी बढ़ेगा। तो इसके लिए इसने टोडरमल नाम के व्यक्ति की मदद ली, वही व्यक्ति जो अकबर को मनसबदारी व्यवस्था में मदद करेगा। और टोडरमल ने जब्ती प्रणाली की बात कही कि हमें जब्ती प्रणाली की शुरुआत करनी चाहिए। अब क्या है ये जब्ती प्रणाली? तो सबसे पहले इसमें भूमि का मापन किया गया, और भूमि के मापन के लिए 32 अंक वाला गज ए सिकंदरी और सन की डंडी का प्रयोग किया गया। तो भूमि का मापन किया गया। फिर 178 ग्रेन के चांदी का रुपया इसने चलवाया, तो एक बार फिर से आपको चांदी का रुपया देखने मिलेगा, और 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलवाया। ठीक है, तो चांदी का रुपया, रुपया शब्द इस्तेमाल होने लगा है अब, और तांबे के सिक्के को दाम कहा गया। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग राजस्व लिया जाता था, तो बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 33% के आसपास पर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। तो भूमि को, जो जब्ती प्रणाली है उसके तहत भूमि का मापन किया गया, उसमें कितनी पैदावार होती है इसका मापन किया गया, उसके आधार पर टैक्स को निर्धारित किया गया, कर को निर्धारित किया गया। देखें, भू राजस्व अधिकारी के वेतन के लिए उसने जारीबाना नाम का एक टैक्स शुरू किया। भूमि सर्वेक्षण के लिए 2.5% और कर संग्रह के लिए 5% कर उसने लगाए। मध्यस्थों की समाप्ति कर दी, मतलब सीधा यहां पर ऊपर है राजा, और राजा क्या कर रहा है? अधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है। ये अधिकारी सीधे जाकर के किसान से कर संग्रह कर रहे हैं, जिसकी राशि 33% है। हालांकि जो व्यक्ति कर संग्रह करता था उसे भी 5% का टैक्स देना पड़ता था, और जब भूमि का सर्वेक्षण होता था तो उसे भी 2.5% का टैक्स देना पड़ता था। इसने पर्दा प्रथा को भारत में शुरू किया, कबूलियत और पर्दा प्रथा का आरंभ किया। शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया। तो पाटलिपुत्र अपना महत्व खो चुका था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हमें पाटलिपुत्र का डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है, पर एक बार फिर से अब जो पाटलिपुत्र है उसका महत्व बढ़ेगा, और शेर शाह ने इसे पटना के नाम से दोबारा स्थापित किया। ग्रैंड ट्रंक रोड, ये वही रोड है जिससे सिल्क रूट होकर के गुजरता है,
उसकी इसने मरम्मत, डाक प्रथा का प्रचलन करवाया। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे दोस्तों, याद रखेंगे आप, जिन्होंने एक किताब लिखी, मैं नाम भूल रहा हूँ। वास्तुकला के तहत रोहतासगढ़ का किला बनवाया, किला एक कोहना दिल्ली में बनवाया, और कन्नौज के पास शेर सूर नाम का नगर बसवाया। 1700 से ज्यादा सराय उसने बनवाए। ओके, हुलिया और दाग प्रथा जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, इसने भी दोबारा से शुरू की, और आगरा में दान का लंगर चलाया। कीनी ने लिखा है, एक इतिहासकार हैं, कि इस पठान ने अपने 5 वर्षों के शासनकाल में जितना कुछ कर डाला, उतना मुगल और अंग्रेज मिलकर के कभी नहीं कर सके। आप सोचिए, बहुत कम समय मिला उसे शासन करने का, पर उसने सुधार बहुत सारे किए, उसने बहुत सारा रिफॉर्म किया। ये इसकी विशेष बात है। फिर हुमायूं की वापसी होगी, जैसा हम जान रहे हैं, और हुमायूं वापस आकर के दोबारा से कब्जा कर लेगा, दोबारा से अटैक कर लेगा, और फिर से एक बार हुमायूं और मुगल साम्राज्य का शासन स्थापित हो जाएगा। ठीक है, अब जरा हम अकबर के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। तो अकबर का पूरा नाम जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर है, और 1556 से 1605 तक अकबर ने शासन किया है। कहा जाता है कि अकबर का शासनकाल एक अच्छा शासनकाल है। पूरे भारतीय इतिहास में अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, फिर अकबर, इनके शासनकाल को अच्छा माना जाता है, बहुत बढ़िया माना जाता है। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। इसके पिता का नाम हुमायूं है, माता का नाम हमीदा बानो बेगम है। इसका जन्म राणा वीर साल के महल अमरकोट सिंध में हुआ था। इसका आरंभिक नाम जलाल था, और इसके शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ था। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर जो है वो पंजाब में था, कालानौर में था, और 14 फरवरी 1556 को कालानौर में ईंट के सिंहासन पर 13 वर्ष 4 माह की आयु में अकबर का राज्य अभिषेक किया जाता है। और अकबर का जो संरक्षक बनता है, अकबर का जो संरक्षक बनता है दोस्तों, उसका नाम है बैरम खान। और बैरम खान बहुत लंबे समय तक अकबर के संरक्षक के रूप में काम करेगा, और बैरम खान को खान बाबा या खान ए खाना कहा जाता था। अकबर ने जलाल उद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही की गाजी, ये उपाधि उसने धारण की थी। तो 13 वर्ष 4 माह की आयु में अकबर शासक बन गया। ठीक है, 13 वर्ष 4 माह की आयु में जो अकबर है वो शासक बन गया। अब वो शासक तो बन गया, पर इस समय वो युद्ध लड़ने के काबिल तो नहीं है। तो उसका संरक्षक इस समय बैरम खान है, और बैरम खान शुरुआती दौर में अकबर का शासन संभालेगा, जब तक कि अकबर खुद इतना काबिल नहीं हो जाता, और बाद में वो बैरम खान को अलग कर देगा, और बैरम खान से कहेगा कि आप रिटायर्ड हो जाओ और हज की यात्रा पर चले जाओ। बैरम खान हज की यात्रा पर जाएगा, पर बीच में ही बैरम खान की मौत हो जाएगी। ठीक है, अकबर का शासनकाल 3 लोगों के बीच में रहा है। 1556 से 1560 तक बैरम खान ने शासन किया है। फिर 1560 से 1562 तक माहमा अगना ने शासन किया है, इसे पेटीकोट शासन कहा जाता है। और 1562 से 1605 तक पूरी तरह से अकबर ने शासन किया है। क्योंकि इस समय अकबर पर इन लोगों का प्रभाव है, अकबर उतना महत्वपूर्ण शासक नहीं है जितने महत्वपूर्ण तरीके से ये लोग शासन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। प्रमुख कार्य, तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में इसने हेमू को हराया था। 5 नवंबर 1556 को अकबर नहीं लड़ रहा है इस युद्ध में, बैरम खान लड़ रहा है, और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें जो हेमू और हेमचंद्र है दोस्तों, ये जौनपुर शासक आदिल शाह सूर का प्रधानमंत्री है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां और अंतिम व्यक्ति है, और दिल्ली सल्तनत का प्रथम और अंतिम हिंदू सम्राट है। दिल्ली सल्तनत पर सिर्फ एक हिंदू ने शासन किया है, वो है हेमचंद्र, जिसे हेमू के नाम से जाना जाता है। 13 जनवरी 1561 को पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान ने बैरम खान को मार डाला। अकबर ने बैरम खान की विधवा सलीम बेगम व बेटे अब्दुल रहीम खाने खाना को संरक्षण प्रदान किया। और अब्दुल रहीम खाने खाना एक बहुत बढ़िया स्कॉलर है, जिसने, आप जान रहे हैं कि बाबर नामा का अनुवाद फारसी में किया था पायदा खान के साथ मिलकर के।
फिर पेटीकोट शासन रहेगा जिसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद अकबर का साम्राज्य विस्तार कैसे होगा ये हमें समझना है। तो उत्तर भारत में उसने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया और दक्षिण भारत में उसने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, हम इस बात की चर्चा करेंगे। अब देखो इस मैप में देखो 1565 में ये मुगल साम्राज्य की स्थिति है, बहुत छोटे से भाग में फैला हुआ है। ठीक है, काबुल कांधार अभी भी है, लेकिन 1601 में आप स्थिति देखिए कि लगभग लगभग पूरे क्षेत्र पर मुगल साम्राज्य आ गया। किसने किया ये? अकबर ने। इसके बाद आप 1650 में देखो एक्सपेंशन और हो जाएगा। फिर आप 1707 में देखो जब औरंगजेब शासक है, बस दक्षिण का थोड़ा सा भाग छूटा है, बाकी पूरे भारत पर औरंगजेब शासन कर रहा है। और 1772 में देखो मुगल साम्राज्य पतन। देख रहे हैं कहां से कहां पहुंचा। इस तरह से मुगल साम्राज्य हमें देखने के लिए मिलता है, मुगल एम्पायर की पूरी कहानी देखने के लिए मिलती है। तो इसके विस्तार को हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला है उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में 1561 में सबसे पहले इसने मालवा अभियान किया और बाज बहादुर और आजम खान के बीच में युद्ध हुआ। 1562 में इसने आमेर का अभियान किया। 1564 में गढ़कटंगा, ये मध्य प्रदेश जबलपुर वाला क्षेत्र, यहां उसने आक्रमण किया। 1568 में चित्तौड़ अभियान किया जहां राणा उदय सिंह से उसकी लड़ाई हुई। 1571 से 1573 में गुजरात अभियान किया। 1574 से 1556 के बीच में बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जो कि महाराणा प्रताप, मानसिंह और आसफ खान के बीच में हुआ था। जब गोंडवाना पर आक्रमण किया तो उस समय गोंडवाना का शासन रानी दुर्गावती संभाल रही थी। रानी दुर्गावती संभाल रही थी और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ वो महाराणा प्रताप एक ओर थे और दूसरी ओर उसमें मानसिंह और आसफ खान लड़ रहे थे। तो इतने युद्धों के बाद उसने उत्तर भारत पर, नॉर्थ इंडिया पर अपनी डोमिनेंस या सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश किया। दक्षिण भारत में पहला खानदेश वाला इलाका जहां का शासक अली खान था, उसने स्वेच्छता से अधीनता स्वीकार कर ली। दौलताबाद, यहाँ चांद बीवी, उसने भी स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। अहमदनगर, फिर असीरगढ़, तो इन सब में अकबर का शासन शुरू हो गया। ठीक है, ये हमें देखने के लिए मिलता है, ये सारी बातें हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब अकबर अपनी धार्मिक नीति के लिए भी जाना जाता है, अकबर अपनी रिलीजियस पॉलिसी के लिए भी जाना जाता है। अकबर ने वही प्रयास किया था जो प्रयास अशोक ने किया था। अशोक ने अपने धम्म के द्वारा प्रयास किया था कि लोग एक नए प्रकार के आइडियोलॉजी या एक नए प्रकार के आचरण को मानने लगे। तो इसी तरह यह भी दीन इलाही के द्वारा यह प्रयास करेगा कि लोग एक नए प्रकार की आइडियोलॉजी या नए प्रकार के पंथ को मानने लगे। अकबर की धार्मिक नीति सभी धर्मों के प्रति उदारवादी थी। हर एक रिलीजन के प्रति इसने मॉडरेट रिलीजियस पॉलिसी अपनाई थी। इसने युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा पर रोक लगा दी। 1564 में तीर्थ यात्रा और जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो जजिया टैक्स दोबारा से इंडिया में फिरोज शाह तुगलक ने इम्पोज किया था। इवन ब्राह्मण्स पर भी उसने जजिया लगाया था, तो अकबर ने इसको समाप्त कर दिया। फिर 1575 में धार्मिक चर्चा हेतु फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना करवाई। इसने इसने सभी धर्मों का सम्मान किया। देखो, इबादत खाने में पहले सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म को लेकर के चर्चा होती थी, लेकिन 1578 में अकबर ने कहा कि इस इबादत खाने में अब सभी धर्मों के लोग आएंगे और सभी धर्मों के लोग मिलकर के चर्चा करेंगे। इसमें जैन आचार्य हरि विजय सूरी रहे। अकबर ने इनको जगत गुरु कहा है। ठीक है, फिर 1579 में मजहर की घोषणा की और 1582 में दीन ए इलाही की शुरुआत की। दीन ए इलाही में सबसे प्रधान जो पुरोहित था वो अकबर था और पहला और अंतिम हिंदू जिसने दीन ए इलाही को अपनाया था वो बीरबल था, जिसका नाम महेश दास था। 1583 में इलाही संवत को भी शुरू किया गया और अकबर की इस कार्य को स्मिथ ने मूर्खता कहा है कि एक धर्म चलाने की कोशिश अकबर ने
की थी। अकबर का प्रशासन देखें तो प्रमुख सुल्तान है, हुमायूं ने कुरान के आधार पर शासन चलाया, तो अकबर ने जनता का शासन स्थापित किया। वकील ए मुतलक प्रधानमंत्री को कहा जाता था। दीवान ए वजीरात ए कुल, ये बैरम खान की शक्ति को कम करने के लिए अकबर ने एक पोस्ट बनाई थी। दीवान या वजीर वित्त मंत्री होता था। राजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर दो प्रमुख दीवान रहे हैं या दो प्रमुख वित्त मंत्री रहे हैं, जिन्होंने बड़े पैमाने पर अकबर के शासन में सुधार किया था। इसके बाद मीर बख्शी सेना विभाग के प्रमुख को कहा जाता था, उसे मीर बख्शी कहा जाता था। और बरखत पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद सैन्य वेतन मिलता था। मीर ए सवा ये घरेलू विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस सुदूर ये धार्मिक विभाग था। तो ये उसने भू राजस्व के लिए दोस्तों एक प्रणाली अपनाई थी जिसे मनसबदारी प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मनसबदारी प्रणाली कहा जाता है। तो अकबर ने जब्ती प्रणाली में सुधार किया और दहसला प्रणाली का इस्तेमाल किया, जो जिसे टोडरमली प्रणाली भी कहा जाता है। 10 साल के दौरान अलग अलग फसलों की उपज और उसकी कीमतों का हिसाब रखा जाता था। 1/3 हिस्सा होता था और इलाही गज के द्वारा भूमि को मापा जाता था। इसके अलावा इसने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत भी की और भूमि को मुख्य रूप से 4 भागों में और किसानों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा था। पोलज ऐसी जमीन होती थी जिसमें हर साल खेती की जाती थी। परत 1 वर्ष तक खेती ना की जाती हो। चाचर 2 या 3 वर्ष तक खेती ना की जाती हो। और बंजर जिसमें 5 साल से ज्यादा खेती ना की जाती हो। पाही कास्त ऐसे किसान थे जो दूसरे गांव में जाकर के कृषि करते थे। खुद काश्तकार ऐसे किसान थे जो उसी गांव की जमीन पर खेती करते थे जहां वे निवास करते थे। और मुजारे खुदकास्त किसानों से भूमि किराए पर लेकर के खेती करते थे, उन्हें मुजारे कहा जाता था। मनसबदारी प्रथा, सबसे बड़ा जो काम अकबर ने किया वो मनसबदारी प्रथा को माना जाता है। इसकी प्रेरणा उसे चंगेज खान से मिली थी और भारत में अकबर ने मनसबदारी प्रथा को शुरू किया था। मनसब का अर्थ यहाँ पद से है। जिसके पास ज्यादा मनसब वो बहुत बड़े पद पर, 50 का मनसब, 60 का मनसब, 100 का मनसब, 400 का मनसब। तो जितना बड़ा मनसब जिसके पास होता था उसका मतलब है उसके पास उतनी ज्यादा जमीन है और उसका पद भी उतना ही बड़ा होता था। दशमलव प्रणाली पर आधारित था और सुल्तान के द्वारा मनसब की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है। जो मीर बख्शी है वो मनसबों की सूची तैयार करता था और दीवान जो है वो उसे जमीन का आवंटन करता था। तो मनसबदार जात पद, वेतन व ओहदा, सवार पद, सैनिक उत्तरदायित्व। तो 2 चीजें होती थी, एक जात और दूसरा सवार। जात का अर्थ होता था कि कितना जमीन और कितना पैसा उसे मिलेगा और सवार का मतलब कि कितने सैनिक उसे रखने होंगे। मनसबदार का जो वेतन है दोस्तों उसे नगद भी दिया जाता था और भू राजस्व के रूप में भी दिया जाता था। यह व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी। चेहरा और दाग प्रणाली की शुरुआत हुई। अकबर के समय 250 मनसबदार थे, जहांगीर के समय 300 और शाहजहां के समय 600, औरंगजेब के समय 700। औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा मनसबदार देखने के लिए मिलते हैं। जहांगीर ने 2 आस्पा और सह आस्पा की शुरुआत की थी। जात में वृद्धि किए बिना वेतन में वृद्धि करना। शाहजहां ने वेतन की माहवारी प्रणाली को शुरू किया और सुविधाओं में कमी कर दी। ठीक है। तो ये दोस्तों अकबर का पूरा शासनकाल है, अकबर का पूरा रिजीम है जो हमने अभी डिस्कस किया। अब कल जब हम चर्चा करेंगे तो हम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की चर्चा करेंगे, शाहजहां की बात करेंगे, औरंगजेब की बात करेंगे और फिर हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास कल समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस।